हेलो एवरीवन, हम लोग पिछले क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ फार्मूला डिराइव किए थे, प्रेशर का फार्मूला और वीआरएमएस का फार्मूला। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग एक ITRS क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट था, वॉल से कोलिजन होकर प्रेशर डेवलप होता है, उस पर बेस्ड है। तो वो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि ये IIT में आया हुआ एडवांस का क्वेश्चन है। कहा कि क्यूबिकल ब्लॉक क्यूब है, 1 मीटर साइड का एक क्यूब है, कंटेनर है। इसके अंदर हीलियम गैस भरा हुआ है। उस गैस का इसमें प्रेशर दिया है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इस गैस का इसमें दिया हुआ है। फिर इस पर डाटा दिया है कि कोई किसी एक अगर एटम को ध्यान देते हैं, हीलियम के एक एटम को ध्यान देते हैं, तो वो सामने वाले वॉल, वो एक क्वेश्चन दिया है कि VRMS से चलता हुआ मानिए। क्वेश्चन में कहा है कि VRMS से चलता हुआ मानिए हर पार्टिकल को, और कहता है कि डाटा दे कि इन 1 सेकेंड ए गैस एटम हिट्स 500 times to the front wall। एक सेकेंड में ये जो पार्टिकल है सामने की दीवार को 500 बार हिट करता है, मारता है उसको। ये डेटा दिया हुआ है, प्रेशर दिया है, हीलियम दिया है, और एक सेकेंड में इस दीवार को 500 बार हिट करता है, मारता है। तब पूछा कि फाइंड, इतने बार दिया है, फाइंड 3 बातें पूछा है। पहले तो कहा कि टेम्परेचर इसके अंदर कितना है, इस गैस का टेम्परेचर बताइए। दूसरा पूछा है कि मास ऑफ गैस इन क्यूब बताना है, इसके अंदर कितना मास है ये बताना है। ठीक है, इसमें एक डेटा दिया है कि R की जो वैल्यू है, गैस कांस्टेंट वैल्यू है, वो 25/3 SI यूनिट्स आपको लेना है। 25/3 SI यूनिट्स आपको लेना है, ये गिवन डाटा है। तो सब लोग एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सब लोग। अपने से अटेम्प्ट कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने इसको एक अटेम्प्ट लिया होगा, फिर आप मेरे साथ सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो ये डाटा पहले लेते हैं कि 1 सेकेंड में ये 500 बार इसको मारता है। अब एक बार जाएगा तो आप जानते हैं इलास्टिक कोलिजन होता है, बात हुआ था, V से जाएगा तो V से ही लौटेगा। तो ऐसे जब इतना चलेगा तो एक कोलिजन हुआ, दूसरे के लिए फिर जाएगा, तीसरे के लिए फिर जाएगा। तो हर एक कोलिजन के लिए 1 मीटर जाना होगा, 1 मीटर आना होगा, 2 मीटर चलेगा हर कोलिजन के लिए। और 1 सेकेंड में 500 कोलिजन्स कर रहा है वो, यानी कितना चला वो। तो हर कोलिजन के लिए 2 मीटर, तो 500 के लिए 1000 मीटर चला 1 सेकेंड में। और क्वेश्चन में कहा कि पार्टिकल का चलना आप क्या मानिए, VRMS मानिए। इसलिए पहला हम लोग का सोल्यूशन में पहला बात आ गया कि जो VRMS है वो हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन का डाटा के हिसाब से। और ये इसकी वैल्यू हम लोग पिछले क्लास पढ़े, ये होता है √3RT/m। ये होता है, ये दिया है आपका 1000 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से हम T निकाल लेंगे, तो T निकाला जाए तो हो जाएगा 3RT/m = 10⁶, नहीं 10⁶ हो गया। अब वैल्यू पुट किया जाए तो 3 × R हो गया 25/3। T निकालना है। और हीलियम का मास आप लोग जानते हैं 4 मोलिकुलर 4 होता है, लेकिन 4 ग्राम होता है। ये मोलिकुलर वेट है, एटॉमिक वेट है ना, 1 मोल का मास, तो 4 ग्राम होता है। तो 4 ग्राम को हम बदलने के लिए इसमें 10⁻⁴
-3 से kg बदल, बिकॉज ऐसा ही यूनिट में दिया है, kg, सेकेंड, मीटर, तो इसको kg बदलना पड़ेगा। इक्वल हो गया 10⁶। से यहाँ से अपना t निकल गया, कितना t हो जाएगा, यहाँ से उधर ले जाया जाए तो हो जाएगा t इक्वल टू 10⁶ इंटू 3, 10⁻³ हो जाएगा, ये इंटू 4 हो जाएगा, अपान यहाँ हो जाएगा 25, 4 इंटू 10⁻+3 अपान 25, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू ये हो जाएगा, अगर हम इसको 1000 लिख दे बाई 25 तो ये हो जाएगा 40, यानी ये हो गया 160 केल्विन। तो पहला सोल्यूशन आ गया, पहला आंसर आ गया कि 160 केल्विन इस गैस का टेम्परेचर हो गया। ठीक है, फिर पूछा मास ऑफ गैस कि इसके अंदर कितना मास है। तो मास ऑफ गैस निकालने के लिए हमको उसका मोल्स जानना होगा, और मोल्स के लिए क्या करें, तुमको प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर निकल गया है, तो मोल्स निकल जाएगा, और मोल्स निकल जाएगा तो मास निकल जाएगा। इसलिए हम लोग इसका मोल्स निकाल रहे हैं सेकेंड पॉइंट का, ये PV इक्वल टू nRT। तो प्रेशर इज कितना 1000, V इज 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब का, N बताना है, R 25/3 लेना है, और T है आपका 160। यहाँ से हम N निकाल लेंगे, तो यहाँ से N हो गया, N इक्वल हो गया, इसको अगर हम 4 से कैंसिल करा दें तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 3 अपान 160। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको 40 कर लेते हैं, तो ये हो गया 3/40 मोल्स, इतने मोल्स है, और एक मोल का मास 4 ग्राम होता है, इसलिए टोटल मास जो हो गया मोल्स मतलब 3/40 इंटू 4 ग्राम, दैट इज 0.3 ग्राम। तो पूरे मास हो गया गैस का 0.3 ग्राम्स। ये हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा किए। आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको पढ़ाया जाएगा ये सब बातें डिटेल। लेकिन इस तरह क्वेश्चन की चलना है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, कोलिजन है, ये वाला पार्ट फिजिक्स में आता है, वहाँ सीधे PV इक्वल टू nRT यूज करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारे पास ऐसा कंटेनर है, और इसमें एक ऐसा पिस्टन है। ये पिस्टन है जो मूव कर सकता है, चल सकता है, ऐसा आगे पीछे चल, इसमें से चल सकता है। ठीक, मूवेबल है। इनिशियली इधर का दोनों जो हमारा जो ये 20 सेंटीमीटर लंबा है, ये 10 सेंटीमीटर लंबा। इनिशियली लंबाई जो दिया है ऐसा दिया है, यानी जो पूरा सिलेंडर की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर। लेकिन टेम्परेचर इधर का दिया है 400 केल्विन, इधर दिया है 100 केल्विन। टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है। ठीक है, और ये मूवेबल है। जो पिस्टन है वो है मूवेबल एंड वीकली कंडक्टिंग। वीकली कंडक्टिंग मतलब इसमें से हीट इसमें से एक्सचेंज हो सकती है, हीट में से एक दूसरे में बह सकती है, हाई टेम्परेचर लो हीट बह सकती है। और जो ये बाहरी कंटेनर है ये है डायाथर्मिक। स्पेशल हीट में डायाथर्मिक कहते हैं। एक्चुअली डायाथर्मिक मतलब इंसुलेटिंग।
इंसुलेटिंग, मतलब बाहरी वर्ल्ड से हीट आ जा नहीं सकती, डायथर्मिक स्पेशल हीट में नाम यूज करते हैं। यह हो गया। तो जब इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट बह के जाएगी। जब हीट बहेगी तो ये पिस्टन आगे पीछे शिफ्ट करेगा, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। तो फिर ये शिफ्ट करेगा और फाइनली क्या हो जाए, जब तक दोनों तरफ टेम्परेचर बराबर ना हो जाए ये पिस्टन एडजस्ट होते रहेगा, तो फाइनल कहीं ना कहीं चल कर रुकेगा। तो वही पूछा कि फाइनली कहाँ रुकेगा, फाइनली कहाँ रुकेगा। लिखा जाए, क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड द न्यू पोजीशन find the new position of the piston, new position of the piston after a long time. New position of piston after long time. और इनिशियली ये यहाँ पे रेस्ट पे है, इनिशियली यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पर अभी इनिशियली इक्विलिब्रियम है। हम लिखते इनिशियली पिस्टन मतलब इक्विलिब्रियम पे है, पिस्टन मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब अलग, नेट फोर्स 0 है। इक्विलिब्रियम इनिशियल एट इक्विलिब्रियम, ऐसा। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए सब लोग, अपने से करिए। तो पहले तो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। फाइनली पिस्टन कहाँ जाके रुक जाएगा ये बताना है आपको। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने अपने से ट्राई किया होगा। मैं अब आपके लिए सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए आगे चल के इस टॉपिक के बाद हम आपको पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हीट, बाहर से हीट आना जाना, गैस का स्टेट में बदलाव आना, गैस का टेम्परेचर चेंज होना, प्रेशर चेंज होना, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस के नाम बोले जाएंगे कि ये आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, क्या क्या सब नाम आएगा, वो आगे पढ़ेंगे। बट एक बात सुन लीजिए आज का, इस सभी प्रोसेस के अलावा एक और सबसे बड़ा सॉल्यूशन करने का तरीका होता है कि पहले ये देखिए कि पूरे कंटेनर में बाहर से हीट आना जाना छोड़िए, आया गया उस छोड़िए, अगर बाहर से उस सिस्टम से गैस बाहर नहीं गई और बाहर से गैस अंदर नहीं आई, तो सभी मेथड एक तरफ, और पहला मेथड आपका होना चाहिए कि मोल्स पे ध्यान दें कि गैस का जो मोल था वो तो नहीं है, उसमें चेंज नहीं आया, इस पे ध्यान देना चाहिए पहले। तो इनिशियल मोल इक्वल फाइनल मोल करके आप कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कोई बड़ा मेथड सोचे और ऐसा सॉल्व करे। इनिशियली शुड ट्राई टू इक्वलाइज इनिशियल मोल इक्वल फाइनल मोल, इससे जरूर सोल्यूशन कुछ निकलता है। तो पीवी इक्वल एनआरटी आपके पास हमेशा यूज होने लायक चीज़ है, आप कभी भी पीवी इक्वल एनआरटी यूज कर सकते हैं। तो अक्सर जहाँ पर गैस का अमाउंट, जैसे भले ही पिस्टन लेफ्ट राइट चले जाए, बट हर कंपार्टमेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो तो चेंज नहीं होगा। इसलिए पहला जो स्ट्राइक होना चाहिए स्टूडेंट को, वो सोचना चाहिए कि आई शुड यूज पीवी इक्वल एनआरटी, आई शुड इक्वेट मोल्स। जब ये सब कर लीजिए, इसके अलावा भी कुछ अननोन रह गया तब आगे सोचिए, बट पहला चीज़ तो यही सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे हम सोच रहे हैं, हम मानते हैं। देखिए ये जो कुछ वर्ड पे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, जैसे ये लिखा है मूवेबल एंड वीकली कंडक्टिंग। मूवेबल का मतलब होता है कि चल सकता है, वीकली कंडक्ट हीट का प्रवाह हो सकता है, बट ये हाईली कंडक्टिंग भी यहाँ लिखा जा सकता था।
तो मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को सलाह ये है कि आप क्वेश्चन जब घर में पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इन वर्ड्स वीकली कंडक्टिंग, तो आपका प्रश्न चाहिए वीकली कंडक्टिंग क्यों लिखा है, सिंपल कंडक्टिंग लिख देना चाहिए इसको, हाईली कंडक्टिंग लिखता तो क्या होता। ये पढ़ाई के दौरान जरूर सोचना चाहिए। जो ये जब ऐसे सोचते हैं एक्चुअली क्लू होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। अब एग्जामिनेशन हॉल में सीधे सोचेंगे तो फिर तो आप क्लूलेस हो जाएंगे। तो जो घर में करेंगे तो उससे आपको नया नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आखिर कुछ तो बात होगा कि वीकली लिखा है, इक्विलिब्रियम लिखा है, ये सब क्यों लिखा है सोचना चाहिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं और हॉरिजॉन्टल जितने पॉसिबिलिटी बनता है क्वेश्चंस बनने की, वो आपको पहले से एक आइडिया रहता है। जैसे वीकली कंडक्टिंग का मतलब कि इसमें से जब इसमें जाएगा हीट तो बहुत स्लो जाएगा, और बहुत स्लो जाने से क्या होगा, इनिशियली ये इनिशियल इक्विलिब्रियम मतलब इधर का प्रेशर क्या है, सेम है, दोनों तरफ प्रेशर सेम है, तभी इक्विलिब्रियम होगा, बिकॉज फोर्स प्रेशर इनटू एरिया फोर्स बराबर होना चाहिए। अब एक बैक हीट चले जाएगा इधर, तो इधर का प्रेशर डाउन हो जाएगा, इधर का प्रेशर एक बैक बढ़ जाएगा, तो ये झटके से चल देगा, जल्दी से चल देगा। तो जब कुछ जल्दी से चल देगा तो वो वहाँ नहीं रुकेगा जहाँ फोर्स जीरो है, फिर वो वहाँ रुकेगा जहाँ वेलोसिटी जीरो है। इसके अंदर बहुत सारा वर्क और अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट वीकली कंडक्टिंग कहने का मतलब ये हुआ कि इतना स्लो हीट इसमें बहेगा कि हमेशा दोनों तरफ फोर्स इक्वल रहेगा, हमेशा एवरी टाइम इक्विलिब्रियम स्लोली चलेगा। तो ये बहुत स्लोली, अब यहाँ स्लोली चलेगा, फिजिक्स वाला स्लोली मतलब एक्सेलरेशन जीरो, वेरी स्मॉल वेलोसिटी विथ एक्सेलरेशन जीरो। सो एट एनी मोमेंट द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स विल रिमेन सेम, इसलिए ऐसा लिखा है। समझे बात। तो इनिशियली प्रेशर दोनों सेम रहेगा और फाइनली भी जहाँ रुक जाएगा प्रेशर इक्वल रहेगा दोनों साइड में। इसे हम लोग अब यही इससे लिखा हुआ है। सो ये ना कह के कि दोनों तरफ प्रेशर सेम रहेगा, ये आपको ये चीज़ बताया गया है। अच्छा, मूवेबल होने की वजह से क्या होगा, जो मोबिलिटी है इस पिस्टन की चलने की, यही मेंटेन करेगा दोनों साइड प्रेशर बराबर, बिकॉज जहाँ जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा वो फोर्स लगा के हल्का हो जाएगा। तो ऑलवेज थ्रू आउट इट्स मोशन द पिस्टन विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम एंड प्रेशर ऑन बोथ साइड्स विल रिमेन सेम। चलिए, तो सर मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, मान लेते हैं पिस्टन यहाँ आ गया, अब ये x हो गया मान लीजिए, और ये हो गया, तब ये कितना हो गया बालक, 30 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल लंबाई जो है 30 की, अपना सोल्यूशन चल रहा है, 30 माइनस एक्स हो गया। और टेम्परेचर दोनों साइड का सेम हो जाएगा, नया प्रेशर भी कुछ P हो जाएगा। यहाँ प्रेशर इनिशियली नहीं दिया तो मान लेते हैं दोनों तरफ P0 होगा, इनिशियल मान लेते हैं। और ये तो हो गया, और टेम्परेचर बराबर हो गया और प्रेशर बराबर, खत्म हो गया बात। अब क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इस चैम्बर में जितने मोल्स हैं अभी भी उसमें इतने ही रहेंगे, और जितने इधर थे अभी भी इतना इधर रहेंगे। पहला मेथड ये सोचना चाहिए। अगर किसी, मैंने फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जा कितने सारे लॉ समझ जाते हैं कि आप लोग कानून तोड़ना चालू करते हैं। कानून ये कहता है सॉल्व करने का कि पहला PV को लेनार्टी मोल्स कंजर्व करने का सोचें, जब ना हो तब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज एंड लगाइए, ये ध्यान रखना है। सो हम मोल्स बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का मोल इक्वल यहाँ का मोल। तो यहाँ का मोल कितना था इनिशियली, प्रेशर P0, वॉल्यूम तो 20 इंटू एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को A मान लेते हैं, सिलेंडर के एरिया को A मान लेते हैं, तो लेंथ इंटू एरिया इज वॉल्यूम, तो PV अपान RT, R इंटू T मतलब 400 इज इक्वल टू यहाँ का मोल्स, कितना हो जाएगा, नया प्रेशर P, नया वॉल्यूम X इंटू A और R इंटू नया टेम्परेचर T। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ का मोल को यहाँ का मोल का बराबर कर दे तो हो जाएगा P0 इंटू 10A, नहीं P0 इंटू 10A वॉल्यूम अपान R इंटू 100 इज इक्वल टू नया प्रेशर P इंटू वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम हो गया कितना, 30 माइनस XA अपान R इंटू T, ये हो गया।
ये अपना दूसरा इक्वेशन हो गया। हमको निकालना है x, तो दोनों इक्वेशन को देखने से लगता है कि अगर हम डिवाइड कर दे तो सब फालतू की चीज़ें कट जाएगी, x बच जाएगा। डिवाइड कर दिया जाए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ 20 है, यहाँ 400 है, देख रहे हैं, तो 20/10 ये कट के 2 पर बचेगा, 20/10, नीचे नीचे 400 है तो यहाँ 4 बच जाएगा, है ना। इधर आ जाइए, यहाँ क्या हो जाएगा, x/30 - x, दोनों को डिवाइड करने से ये मिला, बस तो इसको क्रॉस कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा सर 30 - x इज 2x, implies x is 30/3, that is 10 सेंटीमीटर, x is 10 सेंटीमीटर, यानी अब ये लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया नया पोजीशन, दिस द आंसर। तो इस क्वेश्चन करने का पर्पज़ मेरा ये था, एक तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ये कुछ नया टर्म्स है जो आपको जानना है, और PV = NRT का महत्व समझाना कि वो कितना हो सकता है ना। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। कहा कि एक ऐसा वर्टिकल सिलेंडर है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं आपके लिए हम, जो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा है सिलेंडर, और इस पे एयर भरा हुआ है, एयर भरा है इसमें। ऊपर से जो ऊपर है यहाँ पर एक पिस्टन, यहाँ पर एक पिस्टन हम लोग ऐसा लगा देते हैं, पिस्टन, सिलेंडर में पिस्टन लगा दिया जो कि मासलेस है, मासलेस पिस्टन लगा दिया। तो मासलेस पिस्टन लगाएंगे तो क्या होगा, जब उस पर डालेंगे तो धीरे धीरे वो इस पर कुछ, मासलेस मतलब नीचे भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो पहले नहीं था तो अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर हवा का प्रेशर सेम था, तो अभी भी सेम है, इसलिए वही टॉप में ही रहेगा। अगर मासलेस हुआ तो, मास होता तब ग्रेविटी की वजह से नीचे आता। अब कहता है कि ऊपर, इसके ऊपर में हम मरकरी डालने लगे, मरकरी इस पे हम लोग डाल रहे, पिस्टन के ऊपर से ऐसा मरकरी डालना चालू कर रहे। तो कहता है कि बताइए कितना मैक्सिमम हम मरकरी कॉलम इस पे डाल सकते हैं। कहता है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ मरकरी कॉलम which can be poured over piston। इस पर मरकरी डालेंगे तभी अभी दबना चालू होगा। कहता कितना तक मरकरी डाल सकते, बिकॉज ज़्यादा डालेंगे तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ये बताना है। और P एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये आपको लेना है, ये गिवन है, ये करना है क्वेश्चन आपको। चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग इसको। सॉल्व कीजिए सब लोग अपने से।
उम्मीद करते हैं सभी दोस्त इसको कर लिए होंगे। मैं भी आपके लिए इसको कर देता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ मैं। मानते हैं हम लोग कि इस पर पिस्टन ऐसे दब गया ही, तो और इस पे ये मरकरी भर गई हमारी, x हाइट की मरकरी भर गई यहाँ पर। तो 1 - x यानी 100 सेंटीमीटर, ये एक सेंटीमीटर मान ली, तो 100 - 1 सेंटीमीटर इसमें अभी भी गैस है। ठीक, ये x निकालना हम लोग को। तो फिर वही बात जो हम आपसे कहे कि ये पिस्टन अगर यहाँ कंप्रेस हो रहा है तो इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो तो बाहर नहीं गए, वो तो वही कंप्रेस होकर इसी में आ गए हैं। तो जितने मोल्स यहाँ थे उतने मोल्स यहाँ भी होंगे। ठीक है। अच्छा, ये नहीं, या ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि ये जो वॉल्स है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके देने के लिए क्या तरीका होता है, क्वेश्चन में लोग कह देते हैं कि ये वॉल्स हैं हाईली कंडक्टिंग। हाईली कंडक्टिंग मतलब अंदर बाहर का टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन का पार्ट है कि टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं तो फिर क्वेश्चन अलग हो जाता। अभी टेम्परेचर, ये क्वेश्चन का पार्ट होना चाहिए था कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो बोलिए बस मोल्स बराबर कर दिए हो जाएगा। तो मोल्स बराबर कर रहे, तो यहाँ का मोल बताइए। तो मोल क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ का प्रेशर। तो प्रेशर हम लोग इनिशियली तो ओपन था तो एटमॉस्फेयर के बराबर ही हो गया, तो इसी को लिख देते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर 75 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो मरकरी कॉलम के टर्म्स में आंसर लिख देते हैं हम लोग, P इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 100 इंटू एरिया, सेंटीमीटर में लिख ले रहे हैं हम लोग, मीटर को सेंटीमीटर लिख लिए, एरिया अपॉन RT। टेम्परेचर सेम रखना है। अब नया प्रेशर कितना हो जाएगा बालक, तो यहाँ तो एटमॉस्फेयर तो यहाँ लग ही रहे और x और लग गया, तो ये एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 75 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के बराबर है, और x और मरकरी कॉलम ऐड हो गया। तो इस प्रेशर को आप लिख सकते हो 75 प्लस x, यहाँ तक 75 प्लस x प्रेशर लिख सकते हो, इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा गैस का, तो 100 माइनस x इंटू A अपान RT। यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे सब लोग x यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो ये हम मोल्स बराबर करने का ऐसा सोचना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस करने का पीछे पर्पज़ यही था कि आप ध्यान दें कि कुछ भी करने से पहले मोल्स को इक्वेट करने का कोशिश करें, अब फिर ना हो तो आगे बढ़े। अब आगे जैसे ना हो तो और कुछ डाटा पूछ लिया, कर लिया। जैसे यही में बालक होता कि टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ये इसमें इस वॉल में हीट ना आ रहा है ना जा रहा है, इसमें से हीट आना जाना बंद कर दे, तो इसका कंप्रेस होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अब एक टेम्परेचर भी, अभी टेम्परेचर यहाँ T' हो जाता, सोचो ज़रा, अगर टेम्परेचर T' लिख देते तो अननोन बढ़ जाते तुम्हारे, x और t दो अननोन हो जाता है ना। तो आपको और इक्वेशन चाहिए होगा, तो उसके भी उपाय हैं, बट वो आगे उपाय है। पहला हमेशा आपको मोल पे सोचना है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने कहा, आपको मोल्स का इक्वेशन करके कहा। इस तरह से जो सीधे मोल्स वाले क्वेश्चन हैं ज़्यादातर केमिस्ट्री वाले पार्ट में आते हैं, सिंस दोनों में, इसलिए हमने भी आपको बता दिया। अब हम लोग थोड़ी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर से वापस थ्योरी पे आते हैं। हमने आपको VRMS बताया था, √3RT/m वहाँ तक प्रूफ कर लिया था, और कुछ बात आपसे किए थे वो आइंस्टाइन और मैक्सवेल वाली बात। आइंस्टाइन और मैक्सवेल ने क्वांटम थ्योरी के हिसाब से वेलोसिटी, जो किसी गैस पार्टिकल में, किसी गैस के सिस्टम में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये जो हम कर्व बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, वो क्यों ऐसी बनी ये नहीं जानना है, बिकॉज वो जो फंक्शन है, जो ग्राफ बना है, वो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से बना, आइंस्टाइन और मैक्सवेल ने बनाया था ग्राफ को,
उससे कुछ रिजल्ट्स हम और नेचर थोड़ा हल्का सा आइडिया लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके डिटेल्स में जाना कि कैसे बना, वो फंक्शन क्या, ये सब हम लोग को भी नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना होगा जब आप और साइंस पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो इधर वेलोसिटी प्लॉट किया गया और इधर कुछ n प्लॉट किया गया, np लिख देते हैं हम। ये n जो है क्या है बताते हैं आपको। कर्व कुछ ऐसा आया, कर्व कुछ ऐसा आता है कि हेड आता है, फिर ये जाके सर और कहीं ना कहीं मर्ज होना चालू हो जाता है। इन्फिनिटी नहीं, ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता, जानते हैं आप। वेलोसिटी इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता है गैस पार्टिकल्स का, लाइट ही नहीं हो, सी ही नहीं हो सकता पहले तो नहीं, तो ये जाके कहीं ना कहीं मर्ज होगा ये ऐसा। अभी क्या होगा ये नहीं लिख रहे हैं, ऐसा कुछ ग्राफ आया। पहले तो बताना होगा मुझे सर एन क्या है। v तो अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग वेलोसिटी का है, और लेकिन जो n है वो नंबर नहीं है। n एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है कि अगर आप मान लीजिए आपने ये एरिया निकाला, ये ऐसा आपने ऐसा एरिया, ये मान लीजिए v1 है, ये v2 है, ये एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना होगा, अगर ये निकालना चाहें तो एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रल दैट np dv एरिया y dx और v1 से v2, ऐसे तो एरिया निकालेंगे आप। सो np अभी हम लोग के लिए ऐसा है कि np क्या है, तो ये जानना है np ऐसा एक फंक्शन है, np ऐसा एक फंक्शन है कि अगर हम ये एरिया निकालें then that area represents number of particles, gas particles. This integration represents number of gas particles which a velocity lies between v1 and v2. ये है, NP नंबर नहीं है, NP नंबर नहीं है। ध्यान रहे हम लोग एक कर्व कैसा बना रहे हैं, मैक्सवेल का इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग, और उनके मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैक्सवेल्स कर्व बना रहे हैं। किसी एग्जाम में ये हो सकता है कुछ और बना के दे दे तो वो बाद में पढ़ा जाएगा। जो मैक्सवेल ने पढ़ाया, वो जो बताया वो चीज़ बना रहे हैं हम। तो मैक्सवेल ने जो बनाया था उसमें जो NP है वो नंबर नहीं है, ऐसा एक फंक्शन है कि नंबर इंटू वेलोसिटी करेंगे, डीवी करेंगे, तब जाके हम यहाँ से ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा उन गैस पार्टिकल्स का नंबर जिनकी वेलोसिटी v1 से v2 के बीच में कुछ है, v1 से v2 के बीच में है, बिकॉज एग्जैक्ट वेलोसिटी बताना संभव नहीं है, ग्रुप है जो इसके बीच में रहता है। सो NP ऐसा फंक्शन है। तो आपको कोई पूछे NP व्हाट इज NP, because NP is a function such that if we find area under graph at a certain limit v1 v2, then that area will represent us the number of particles which velocity lies between v1 and v2। वो नंबर निकालने का तरीका अभी हम लोग के लिए ऐसा समझना है। एक तो ये बात समझना है, इसकी दो बातें और, तीन बातें और। मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में, ज़्यादातर हम लोग जब आपको करंट पढ़ाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर किसी भी फंक्शन, हालांकि मैथ है, मैथ की बात बता रहे हैं आपको, मैथ में अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए तो उस फंक्शन का एवरेज निकालना, RMS निकालना, ये सब एवरेज निकाल, RMS निकाल सकते हैं। जैसे हम इशारा करें आपको, इस y इक्वल fx फंक्शन है, तो इसका हम लोग मैथ में इस फंक्शन का एवरेज निकालते हैं, RMS निकालते हैं, मैक्सिमा निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का। मैक्सिमम मिनिमा तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, एवरेज RMS भी निकाला जाता है। ठीक है, तो वो उसमें अभी नहीं जा रहे हम, ये आपको पढ़ाए जाएंगे, ये हम लोग एक लेवल पर आपको ये दोनों चीज़ ही बताएंगे जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे।
वहाँ चीज़ें निकाली जा सकती है। एक्चुअली क्या है, एवरेज तो हल्का सा आपको आइडिया है कुछ एक एवरेज कैसे निकालते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट चीज़ें उन्हीं का आप सबको सम का अपन ऐसा कुछ कर, जैसे कोई कांस्टेंट चीज़ें हैं तो उनको सबको सम करके अपन n डिवाइड करके एवरेज निकालते हैं। पर कुछ वेरिएबल हो तो कैसे निकालें, वो कैलकुलस से निकाला जाता है। वैसे ही आरएमएस का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन का एवरेज है, ये है स्क्वायर, उस फंक्शन के स्क्वायर का मीन, मतलब एवरेज का रूट। मैं एक छोटा सा आइडिया बताऊं, जैसे हमको ये एवरेज वाली बात बता दूं, y का अगर एवरेज ऐसे लिखा जाता है, लेस देन ग्रेटर देन बनाने से, ऐसा ये मैथ का पढ़ने का तरीका है, एवरेज वैल्यू ऑफ y ये होता है, ये निकालना तो ऐसा हम एफ एक्स डी एक्स ए से b अपान b माइनस ए। अब ऐसा मैथ है, अभी और डिटेल आपको अभी नहीं बताएंगे, मतलब एक तरीका बताया कि ऐसा अगर हम एफ एक्स डी इंटीग्रेशन करें और फिर नीचे उसके रेंज से डिवाइड कर दे तो हमको वहाँ एवरेज निकल आता है। कैसे निकलेगा आगे जाके बात हो। तो ये हुआ फंक्शन का एवरेज। अब क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन का स्क्वायर एफ स्क्वायर डी एक्स यहाँ स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा, मीन का स्क्वायर का मीन आ जाएगा, और जो आंसर आएगा उसका अगर हम रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, वो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, इसको बोलते हैं आरएमएस। और मैथ किसी फंक्शन कर सकता है। वैसे मैक्सिमम मिनिमा तो आप जानते हैं, जहाँ स्लोप जीरो हो वहाँ मैक्सिमम या मिनिमा कुछ ऐसा आता है, ये मैथ है। वैसे ही करके इसका फंक्शन है, उस फंक्शन का निकाला लोगों ने, ये तीनों बातें एवरेज, आरएमएस और मैक्सिमा जो आया है ना, तो वो वैल्यूज़ कितनी है वो मैं लिख रहा हूँ। तो जो एवरेज आया वैल्यू, इस फंक्शन में जो एवरेज आया वो आया रूट ओवर 8RT अपान m, एवरेज आया। कैसे आया है ये हमको अभी नहीं पढ़ना, ये फंक्शन जो इसके इस फंक्शन का इक्वेशन भी इतना बड़ा सा है तो हमको नहीं पढ़ना, तो खुशी मनाया जाए कि अभी नहीं पढ़ना, आगे पढ़ेंगे, बड़े बच्चे बनेंगे तो पढ़ेंगे। उसका एवरेज इतना आता है। इसी फंक्शन का जो अगर आरएमएस निकाला जाए तो वो आता है 3RT/m, 3RT/m आता है। और जो मैक्सिमा आएगा वो यहाँ आएगा, मैक्सिमा यहाँ आएगा। तो इस उस वेलोसिटी को, अब मैक्सिमम वेलोसिटी तो नहीं हुआ ये, मैक्सिमम वेलोसिटी इधर होगा ना, तो इस वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में जहाँ ये मैक्सिमा आता है उसको मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं कर सकते, बिकॉज वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, इधर मैक्सिमम है, तो उसको एक नया नाम दिया गया है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसको बोलते हैं MP। MP मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आता है 2RT/m, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड, जो स्पीड वर्ड थी, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर, ये हो गया एवरेज। मोस्ट प्रोबेबल नाम जो रखा है, क्यों रखा है ये भी आप जान लीजिए, क्यों मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं बालक, जैसे ये जो मान लो V1 V2 में 10 मीटर पर सेकेंड का फ़र्क है, जैसे कि ये 300 है या 310 है, ये 300 हो गया 310 हो गया मान लो, तो 300-310 के बीच में ये एरियाए इतने मॉलिक्यूल हुए। लेकिन मान लो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ हो, जैसे मान लो यहाँ पे है ये 150 हो गया, 160 हो गया, ये 300 हुआ, ये 310 हो गया। नहीं, यहाँ भी 10 मीटर का पर सेकेंड का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड डिफरेंस है। सो दोनों में जो है बेस तो क्या है, सेम चौड़ा लिए हम लोग, बट यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, नहीं हाइट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके एरिया ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 300 से 310 के बीच में घूमने वाले पार्टिकल की संख्या कम है और 150 से 160 के बीच में पार्टिकल की संख्या ज़्यादा है। अब मान लो कई लोग कहीं किसी हॉल में हों, हाँ, और उसमें ज़्यादा लोगों की हाइट 5 फुट से
5.5 फुट के बीच में हो। कई रेंज का मतलब एक हॉल हो जिसमें अलग अलग हाइट के लोग हों, लेकिन 5 से 5.5 फुट की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर उस रेंज में ज़्यादा लोग हैं हॉल में, तो आप कहता है कि अगर आप हॉल में रैंडम घूमेंगे तो 6 फुट वालों की संख्या, 6 फुट वालों से हाथ मिलाने को कम मिलेगा। ज़्यादातर अगर हाथ हम मिलाना सीखें कि कितने लोगों से हाथ मिलाया, तो अगर कोई नोट करे इस बात को, तो पता चलेगा कि हम लोगों ने 5 से 5.5 फुट वाले लोगों से ज़्यादा हाथ मिलाया, बिकॉज उनकी संख्या ज़्यादा थी। सो देयर इज़ ए हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ शेकिंग हैंड्स विथ दैट रेंज ऑफ हाइट ऑफ, उस हाइट के पर्सन से ज़्यादा रेंज हाथ मिलाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए इसकी संख्या ज़्यादा, मतलब 150 से 160 की संख्या यहाँ ज़्यादा होगी, तो उस तरह के पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, बिकॉज ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर। सभी की वही वेलोसिटी नहीं है, और वैसे ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों से मुलाकात की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम रखा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये 3 हमको फॉर्मूले की तरह जानना है। इस फंक्शन से मैथ से निकाला गया है। वैल्यूज ये हैं, फंक्शन क्या है कि नहीं पता, कैसे ड्रॉ ये भी नहीं पता। इस लेवल पर, 12th लेवल पर हम बातें नहीं कर सकते, बिकॉज ये चीज़ें क्वांटम से आई हैं। ठीक है, ये बात पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बालक, ओके। अब बात आता है कि आखिर हम ये जो पढ़े हम लोग, इसका यूज क्या है। ये जो वेलोसिटी, डिफरेंट टाइप वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, इनका क्या यूज है, तो वो देखने जा रहे हैं हम लोग। आरएमएस स्पीड कैसे पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, इसे लिखा हुआ है तो आपको ये बात नोट हम लिखते हैं, नोट आप ये जानते रहिए। आर मतलब गैस कांस्टेंट इज इक्वल होता है Na इंटू के। ये बात आपको जानते रहना है। प्रूफ किया जा सकता है, अभी नहीं कर रहे, किया जा सकता है। आर क्या है बालक? आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आप जानते हैं। Na है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर वही 6.01023 एवोगैड्रो नंबर है। और के है, के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन TZ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आर इक्वल टू Na के याद रखें, क्योंकि ये फॉर्मूले कहीं कहीं बदल के भी दे देते हैं लोग। कैसे बदल देते हैं लोग? जैसे क्या करते हैं, जैसे मान लो एवरेज वेलोसिटी है, तो क्या कर देंगे, ऐसे लिख देते हैं लोग। क्या कर देंगे, ऐसे कर देते हैं। देखो क्या करते हैं वो, 8 आर की जगह लिख देते हैं हम लोग Na इंटू के, देख रहे हो बालक, इंटू T अपान, और जो M है वो M क्या है, 1 मोल का मास। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स का मास। तो अगर एक गैस पार्टिकल का मास स्मॉल m ले ले, तो हम m को लिख सकते हैं Na इंटू m। एक गैस पार्टिकल का मास स्मॉल m अगर लिया जाए, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल, Na, Nm हो जाएगा। और ये कैंसिल कर देते हैं, इसलिए V एवरेज को लिख सकते हैं ऐसा, वो लोग क्या, 8 kT अपान स्मॉल m, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरीके से जहाँ R बाई M है, जहाँ R बाई M वहाँ पर हम KT भी लिख सकते हैं। इसलिए अगर कहीं RMS लिखा है तो घबरा मत जाना, ऐसे भी लिखा रह सकता है 3 kT अपॉन स्मॉल m एंड मोस्ट प्रोबेबल इज रूट ओवर 2 kT अपॉन स्मॉल m। ध्यान रखना, m क्या है बालक, मास ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ गैस। पार्टिकल क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज एटम क्यों नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज कुछ गैसेस मॉलिकुलर फॉर्म में होती हैं, O2, N2, H2, और कुछ एटॉमिक फॉर्म में है, हीलियम, नोबल गैसेस जो हैं आपकी। तो जो भी हो, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल का मास है, एटम तो एटम का मास है, M। तो ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब ये आरएमएस जो बात है, आरएमएस का कैसे क्यों हम यूज कर रहे हैं वो देखिए। एक यूज़ तो आप उस क्वेश्चन के थ्रू देखिए आप लोग कि प्रेशर निकालना है अगर, तो आप पार्टिकल्स को जानते हैं कि सबका स्पीड अलग अलग होता है, बट अगर प्रेशर निकालना है तो आप सारे पार्टिकल्स को वीआरएमएस चलता हुआ मान सकते हैं। यूज ऑफ आरएमएस स्पीड, आरएमएस वेलोसिटी का यूज दो तरीका से करते हैं। पहला तो टू फाइंड प्रेशर। प्रेशर फाइंड करने के लिए क्या करना है, अगर कोई प्रेशर फाइंड करना हो तो आप मॉलिक्यूल्स को, हम इशारा में बना रहे हैं समझने के लिए, आधे मॉलिक्यूल के इधर, आधे पार्टिकल के इधर और आधे पार्टिकल के इधर चलता हुआ बना सकते हैं। किससे? वीआरएमएस से। और यहाँ पर डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, ध्यान रहे स्मॉल पी लिखे, अपॉन डेल्टा टी विल गिव यू फोर्स। कोलिजन का, ये कोलिजन का, प्रेशर निकालना हो। अच्छा, मैं एक बात पूछे, देखें ये असली बात हम जो लिखे तो ये तीन बातें जो लिखा है, मोस्ट प्रोबेबल, आरएमएस और एवरेज, जो मैंने आपको बताया अभी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इसका, तो जो मुझे उम्मीद है इस बात का कि आप एक बात तो क्लियर समझ गए कि ये जो गैस पार्टिकल्स हैं वो इस स्पीड से, इन स्पीड से नहीं चलते। ये तो मैथमेटिकल वैल्यू है, आरएमएस मैथमेटिकल वैल्यू है, मोस्ट प्रोबेबल एक वैल्यू है, वेलोसिटी तो वैरायटी ऑफ वैल्यू है। आपका ग्राफ जो था याद कीजिए, ग्राफ ऐसे यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ था, ऐसा ग्राफ स्टार्ट हुआ था। इस ग्राफ का ऐसे ग्राफ था ना बालक, एक ग्राफ यहाँ स्टार्ट होता है जीरो से। जीरो से अभी हमारे लिए इतना ही मतलब है, फंक्शन के बारे में तो नहीं जानते, बट इतना ज़रूर जानते हैं कि ग्राफ ये कह रहा है कि जीरो स्पीड वाला n0 है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी वॉल्यूम में अगर गैस है, आइडियल गैस है, तो ऐसी कोई गैस की पार्टिकल नहीं मिलेगी जो ना चल रही हो। उनका n, इस यहाँ पे एरिया छोटा सा एरिया जीरो आएगा, मतलब हर पार्टिकल थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई स्पीड से चल रहा होता है। और ये जो तीन वैल्यूज हैं ये मैथमेटिकल वैल्यूज हैं। ये ग्राफ तो खुद ही कह रहा है कि जीरो से लेके इस v तक हर वैरायटी का वेलोसिटी है। जिस रूम में आप बैठ के एक वीडियो अटेंड कर रहे हैं, चाहे जहाँ से हम बोल रहे हैं, यहाँ जो गैस पार्टिकल यहाँ से जो चल रहे हैं, कोई शायद वीआरएमएस में शायद चल रहा हो, सबका रैंडम ऐसा मोशन चल रहा है, कोलिजन चल रहा है, बदल रहे हैं लगातार। सो वीआरएमएस या एवरेज या मोस्ट प्रोबेबल, ये ग्राफ से और मैथ वाली बात बोलने से आपको इतना तो लग गया कि तो यार ये कोई से चल रहा होता नहीं है, तो मैथ वालों ने इंटीग्रेट करके कुछ निकाला है। नहीं, तो सभी वीआरएमएस से नहीं चलते, सब एवरेज, ऐसा नहीं होता। ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है। इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है कि जब इससे नहीं चलते तो क्यों पढ़े भाई, इसका फ़ायदा क्या है, वो बात आपको बताई जा रही है। अच्छा, ये बात भी है। कोई अच्छा मान ली बालक ये पूछे कि बताइए कोई गैस सिस्टम है, उसमें वीआरएमएस 300 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। किसी ने कहा आपसे 300 मीटर पर सेकेंड उस गैस का वीआरएमएस है। तो कोई पूछे कि दो सवाल, पहला सवाल, क्या सारे गैस पार्टिकल्स 300 मीटर से चलते हैं? तो जवाब क्या होगा? नो, सब नहीं चलते हैं, सबका स्पीड अलग अलग है, हम ग्राफ बना अलग अलग है, तो मैथमेटिकल वैल्यू है। ठीक भाई, ये सही जवाब, नो, सभी वीआरएमएस से नहीं चलते। दूसरा, क्या कुछ भी पार्टिकल ऐसे हैं जो वीआरएमएस चलते हैं? यस,
क्योंकि मान लो बालक VRMS यहाँ हम इंटीग्रेट VRMS यहाँ पढ़ा, VRMS यहाँ पढ़ा, तो या इस वेलोसिटी पे कुछ तो n है ही। जब 0 से लेके इस v तक सारे तरीके का तो VRMS भी कुछ पड़े, तो यहाँ कुछ नंबर तो है ही। तो हाँ, कुछ नंबर हो, रैंडम कुछ का स्पीड VRMS हो सकता है, बट सभी VRMS चल रहे हैं ऐसा नहीं है। ये दो बातें हो गई, सभी VRMS से नहीं चलते हैं, और एक वैल्यू है किसी का VRMS उतना हो सकता है। और ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे, इतना सीरियस होकर नहीं समझना है इसको, बहुत छोटी बात बोल रहे हैं। जैसे क्या छोटी बोल रहे हैं, वो जो हॉल वाला बात हो रहा था ना, कि एक हॉल में बहुत सारे लोग हैं, एक हॉल में बहुत सारे लोग हैं। अब जब बहुत सारे लोग हैं और सबका हाइट निकाला गया, एवरेज हाइट निकाला गया, तो पता चला एवरेज हाइट आ गया 5 फुट 4 इंच। सबका एवरेज हाइट 5 फुट 4 इंच आ गया, एवरेज आया है। तो बोलो बालक, क्या सभी लोगों का हाइट 5 फुट 4 इंच है सबका? नहीं, एवरेज है, मतलब उससे बड़े भी होंगे, उससे छोटे भी होंगे, एवरेज सबका 5 फुट, इसे सबका तो क्या सभी लोगों का हाइट 5 फुट 4 इंच है? नो। क्या कुछ लोगों का है? हो सकता है। जब इस रेंज में है तो कुछ 5 फुट 4 इंच वाले भी लोग मिल ही जाएंगे। वही बात बोला जा रहा है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे। तो अब क्या कह रहे हैं, अब ये नई बात बोल रहे हैं, अगर प्रेशर निकालना है तो हालांकि सबका स्पीड अलग अलग होता है, पर प्रेशर निकालने के लिए काम कर सकते हैं आप। अब VRMS से चलता हुआ मानिए, उनका कोलिजन यहाँ दिखाइए, मोमेंटम पर सेकंड फोर्स कर लीजिए, फोर्स अपन एरिया कर लीजिए, प्रेशर निकाल सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, आंसर मैच कर जाएगा। बट ऐसे इसके कहने से मतलब नहीं हुआ कि सब VRMS चलते हैं, ये शॉर्टकट तरीका सिखाया जा रहा है, एक बात। दूसरा, टू फाइंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये जो गैस पार्टिकल्स चल रहे होते हैं, गैस के अंदर सारे जो पार्टिकल्स चल रहे हैं, उनका हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो सारे पार्टिकल्स को, ऑल पार्टिकल्स कैन बी assumed to move with VRMS. Mind the word assumed. सारे गैस पार्टिकल चल रहे हैं, सबका स्पीड अलग अलग है। कहा कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक मतलब हाफ m²। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए तो सबका स्पीड तो अलग अलग है, बट अगर आप चाहें तो सबको VRMS से चलता हो मान के, सबका स्पीड VRMS मान लीजिए और काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, वो वही आएगा जो रियलिटी में है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऐसा कैसे हो जाता है, ये भी देख लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है ये देखिए, या क्यों माना जा रहा है ये देखिए। एज्यूम का मतलब क्या हुआ, होता नहीं है, सारे पार्टिकल VRMS से नहीं चलते हैं। अगर आप मानेंगे तो आपका आंसर सही है। कैसे सही आएगा आप देखिए, मैं प्रूव कर रहा हूँ। छोटा सा मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स, हम 3 गैस पार्टिकल्स को लिया, बहुत सारे 3 को लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए रैंडम चलते थे, V1 से चल रहा है, ये V2 से चल रहा है, ये कुछ इधर V3 से चल रहा है। अलग अलग दिशाओं में हम मान नहीं जाते हैं, रैंडम सब चल रहा है ऐसा है ना। और गैस पार्टिकल है तो कोई गैस है तो उसका सभी का मास तो सेम होगा, m छोटा छोटा m माने सबका। अब हम ये सब कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बात करते हैं। एनर्जी लिखते हैं हाफ m²। तो पूरी इस गैस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी, हाफ m v1², हाफ m v2², हाफ m v3²। ध्यान दीजिए, हमने सबका स्पीड अलग अलग लिया है,
सबका वेलोसिटी रैंडम लिया है और ये स्पीड ले एनर्जी, तो एनर्जी तो स्केलर है, डायरेक्शन से मतलब है नहीं, एनर्जी लिख दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये हुए हाफ एम, एम कॉमन कर लिया तो हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, सही। फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया मैंने, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, 3 कट जाएगा आपको। अब ये देखिए है क्या चीज़, ये क्या हुआ, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर अपन 3, ये हुआ वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन हुआ ना, स्क्वायर्स का मीन, ये स्क्वायर्स का मीन हुआ। तो कैन आई राइट लाइक दिस, क्या दिस इज हाफ और 3m क्या हुआ, m, तीनों का मास हो गया, टोटल मास हो गया, ये हो गया टोटल मास इनटू ये हुआ रूट ओवर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, रूट ऐसा रूट लगा के। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर्स के मीन का रूट, स्क्वायर्स के मीन का रूट को ही तो क्या बोलते हैं, VRMS। सो ये क्या हो गया, हाफ टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर। प्रूव हो गया, ये बात प्रूव हो गया क्या, कि भले पार्टिकल अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी पूरी एनर्जी लिखना चाहते हैं तो ये काम कीजिए, ऑल पार्टिकल्स कैन बी एज्यूम्ड टू मूव विथ VRMS। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दे तब क्या लिखते कि ये भले v1 v2 v3 अलग अलग है, सबका वेलोसिटी को VRMS ही माना जाता, तो अब क्या लिखते, हाफ m VRMS स्क्वायर, हाफ m VRMS स्क्वायर, हाफ m VRMS स्क्वायर। तो कितना हो जाता ना, हाफ 3 टोटल मास हो जाता नहीं, कितना हो जाता, थ्राइस ऑफ हाफ m VRMS का स्क्वायर हो जाता आपका। तो वही तो हुआ, हाफ 3m इंटू VRMS का स्क्वायर हो गया, जो यहाँ पे आया हम लोग का, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बताया गया। मैं एक बार फिर से बोल दूँ कि सारे पार्टिकल्स VRMS से नहीं चलते हैं। एक शॉर्टकट तरीका है कि अगर आप सब ट्रांसलेशनल काइनेटिक लिखना चाहते हैं तो सभी के स्पीड को आप VRMS मान के लिख दीजिए, आप और कोई अलग अलग माने, आप सिंपल मानिए, एकदम बराबर आ जाता है। लेकिन हाँ तो ये होगी, ये 2 बातें खत्म हो गई, यही 2 बातों के लिए VRMS हम यूज करते हैं। लेकिन ये बोलते ही ये जो वर्ड है ट्रांसलेशनल, ये दूसरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या कोई और भी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो होगा सर, अगर O2 मॉलिक्यूल है तो ऐसे रोटेट भी होगा और चलते भी रहेगा रैंडम। तो जो हाफ m स्क्वायर है वो तो लिखा गया, ये जो हाफ I ओमेगा स्क्वायर रोटेशन का वो तो नहीं लिखा। और आपको याद होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ, अगर गैस लिखना है तो आपको सारी काइनेटिक एनर्जी और सारी पोटेंशियल एनर्जी का सम लिखना होगा। यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी हुई जो हम अभी लिखे हैं, जो ये लिखे हैं, ये गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई। तो ये इतने लिखने से हम किसी गैस की इंटरनल एनर्जी नहीं लिख सकते, तो हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा कि गैस की टोटल एनर्जी कैसे लिखी जाए, तब जाके हम इंटरनल एनर्जी को लिखेंगे। और जब गैस का इंटरनल एनर्जी लिख लेंगे तब जाके उसमें से बाहर से हीट आने से क्या चेंज होगा, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इस सब का चीज़ हमको आगे पढ़ना होगा। उसी का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो यहाँ से हम लोग आज यहीं रोकते हैं और यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कि हाउ टू राइट द कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस एंड हेंस द इंटरनल एनर्जी। याद कीजिए, आपसे बात हुआ है काइनेटिक थ्योरी गैसेस में कि मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए उनकी एनर्जी प्योर काइनेटिक होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन
तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना ही नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही लिखना है। तो सभी तरीके काइनेटिक अगर लिख लेंगे तब जाकर टोटल एनर्जी होगा। सो अगले क्लास में हम लोग किसी गैस की पूरी एनर्जी कैसे लिखें ताकि उसका इंटरनल एनर्जी को कह पाएँ, ये पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।